नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के बड़े हमले की, कांग्रेस के आगे झुकी बीजेपी की, देखेंगे जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला, छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कैसे फंसी मोदी सरकार, जानेंगे तेजस्वी ने नीतीश के करीबी पर लगाए क्या आरोप। नीतीश जी को फंसा दिए, यही लोग है ना फंसाने वाला नीतीश जी को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टरों को मिलेगी एक यूनिक आईडी, नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव। एक रजिस्ट्रेशन से कहीं भी प्रैक्टिस कर पाएंगे डॉक्टर, मरीज भी देख सकेंगे डिजिटल रिकॉर्ड। चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, एसआईआर को लेकर कुमारी सैलजा का दावा, मनमाने ढंग से लिस्ट से हटाए जा रहे वोटर, पिंजरे में बंद है चुनाव आयोग। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, राज्य सरकार से 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। परीक्षा रद्द होने से सफल अभ्यर्थियों में थी नाराजगी। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना से 92 लाख महिलाओं के नाम हटे, अब बची सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख महिलाएं। सीएम फडणवीस का आया बयान, कहा नियम और मानदंड तय थे। और हर निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 628 अंकों के उछाल के साथ 77,537 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 153 अंकों की तेजी के साथ 24,231 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने जवाहर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। सरकार ने कैसे देश को बांट दिया और इसे रोकने के लिए क्या करना होगा, इस पर उन्होंने चर्चा की। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार अब जाने वाली है। राहुल ने जवाहर भवन में हरा भरा स्वराज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि किसी एक समूह या व्यक्ति को ये मानने का अधिकार नहीं है कि वो देश की 1.5 अरब आबादी की सच्चाई जानता है। राहुल गांधी ने कहा, यही आरएसएस के साथ मेरी समस्या है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 1.5 अरब लोगों की सच्चाई जानता है। मैं कहता हूं कि केवल 1.5 अरब लोग ही अपनी सच्चाई जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो ये मान ले कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की सच्चाई जानते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को नहीं देखा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज देश में वैचारिक लड़ाई सिर्फ पर्यावरण, राजनीति या स्वतंत्र मीडिया जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या कोई समूह ये तय कर सकता है कि देश के हर व्यक्ति की सच्चाई वही जानता है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों से जुड़े एक बयान का भी जिक्र किया और कहा कि इसका मतलब ये संदेश देना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को ये संदेश दिया गया कि उनका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने आदिवासियों और दलितों को लेकर भी भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन और दलितों को जातिगत भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस हालात को बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश के हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो बड़ी आबादी के लिए स्वराज संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह और कंपनियां होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग ऐसे नौकरशाह होने चाहिए जो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें और किसी कारोबारी के प्रभाव में आकर काम करने के लिए मजबूर ना हो। यानी राहुल ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी के हमलों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरह वो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। ये साफ नजर भी आया जिस तरह राहुल गांधी के पुणे में होने वाले कार्यक्रम, छात्रों की गूंज को रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन अब कांग्रेस की जिद के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिशें बंद होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान ही हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी के सामने उसे हर बार झुकना पड़ रहा है। और अब पुणे में भी राहुल गांधी को कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी गई है। 22 अगस्त को राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा और वहीं जहां राहुल ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जबरदस्त प्लान बनाया था। सेक्शन 37 के तहत पुणे में 14 दिन का कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन जब सरकार अपनी साजिश के चलते घिरी तो उसे इजाजत देनी पड़ी। लेकिन इसकी बौखलाहट फडणवीस के बयान में भी दिखाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम एकालाप है।
लेकिन कांग्रेस ने फडणवीस को घेर लिया। पवन खेड़ा ने फडणवीस के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ी सी उम्मीद ही काफी लगती है। देवेंद्र भाई, आप छात्रों की गूंज को महत्वहीन बताकर खारिज करना चाहते हैं, फिर भी पुणे में कर्फ्यू लगा देते हैं। क्यों? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपका गला सूख रहा है? आपका डर ही हमारी जीत है। वहीं सरकार ने अभी भी पेंच फंसाने की कोशिश करते हुए 30 शर्तों के साथ ये इजाजत दी है, जिसके मुताबिक कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या बैनर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आयोजन स्थल पर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। ये इजाजत यातायात विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर निर्भर करेगी। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि का पता चलने पर इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इजाजत में यह भी कहा गया है कि अगर स्थान को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो इजाजत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। यानी अभी भी पेच फंसाया गया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार बैकफुट पर है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जंतर मंतर प्रदर्शन का मुद्दा भी गूंजेगा, ये तय है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ किए गए बर्ताव पर भी बात होगी, पुलिस के बल प्रयोग की भी बात होगी। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए इस प्रदर्शन की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए युवाओं के प्रदर्शन पर बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई ये कमेटी कई आरोपों की जांच करेगी, जिसमें पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा, पुलिस की निगरानी, भीड़ को काबू करने के तरीकों की उचित और पीड़ितों को मेडिकल मदद और मुआवजा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये समिति उन आरोपों की जांच करेगी जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के बल प्रयोग के आरोप लगाए गए थे। वहीं अब ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि छात्रों पर हुए बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था या नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए नई टीम का गठन कर दिया है, जो मामले की बारीकी से जांच करेगी। और अगर जांच में बल प्रयोग को लेकर सरकार के दावे झूठे निकलते हैं तो सरकार का फंसना तय है। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और कोर्ट की गठित कमेटी जांच करेगी कि छात्रों पर कितना बल प्रयोग किया गया, क्या उन पर पैलेट गन भी चलाई गई। इस बीच टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सच छिपाने के लिए सरकार अस्पताल प्रशासन पर दबाव बना रही है। एम्स जैसे हॉस्पिटल छात्रों की पैलेट गन की इंजरी का डेटा नहीं दे रहे, तो कैसे फंसती जा रही है सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह घिर गए हैं। वो खुद तो ये नहीं बता रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, और अब हॉस्पिटल्स को भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो भी कोई आंकड़ा ना बताएं। दरअसल टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 4 अस्पतालों से पैलेट गन से घायल हुए लोगों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सिर्फ 2 ही अस्पतालों ने जानकारी दी है। वहीं एम्स ने तो जानकारी देने से मना ही कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने दिल्ली के 4 प्रमुख केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में आरटीआई दाखिल कर 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी। इनमें से 2 अस्पतालों ने जवाब दिया और कुल 10 पीड़ितों की पुष्टि हुई है। अजीब बात यह है कि एम्स ने ये कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीज की पहचान हो सकती है। साकेत गोखले ने सवाल किया कि पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या बताने से व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। मरीजों का विवरण नहीं मांगा गया। उन्होंने आगे सवाल किया कि मोदी शाह दिल्ली विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन से घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी दबाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं जारी की और अब अस्पतालों को जानकारी दबाने के लिए कहा जा रहा है। यानी मोदी शाह तो पहले ही पैलेट गन के इस्तेमाल पर चुप्पी साधे बैठे थे और अब वो ये आंकड़े सामने भी नहीं आने दे रहे कि कितने लोग घायल हुए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। छात्रों के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह फंसती जा रही है। टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक तमाम दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
राजस्थान में तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भी इस्तीफे की मांग उठ रही है। शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। इस दौरान काफी गहमागहमी देखी गई। तो कैसे कांग्रेस ने भजनलाल सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंच गया है। सरकार के एक फैसले ने विपक्ष को ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और स्कूल परिसर में फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर नियम सख्त किए हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा, उनकी गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए ये कदम जरूरी है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को सरकार की पारदर्शिता से जोड़कर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर उन लोगों की आवाज और कैमरे को रोकने की कोशिश हो रही है जो सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने ला सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा, सुनिए। हमारी डिमांड है ये काला कानून वापिस हो, स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधरे, बच्चों की आवाज को दबाया नहीं जाए, उनको सुना जाए। सरकार अपना बजट जो है वो बढ़ाए। पिछले 12 सालों से मोदी जी ने और 3 साल से भजनलाल जी ने एजुकेशन की कोई बात नहीं की। शिक्षा इनका विषय नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राजस्थान सरकार पर अपनी नाकामी को छुपाने का आरोप लगाया। पूरे राजस्थान में लगातार स्कूलों की जो हालत हम देख चुके हैं, कहीं छत गिर रही है, कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय सुधारने के लोगों को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो बीजेपी को सवालों से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इस सवाल पर बीजेपी क्या जवाब देती है, अब देखना होगा। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल मच गया है, तो बिहार की सियासत में भी घमासान छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे और राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश के करीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर चर्चाएं गरमाई हुई हैं। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले से ही ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी ने साजिशन उनसे सीएम पद छीन लिया है, उन्हें दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, और अब एक बार फिर इसे लेकर बिहार की सियासत में बहस गर्मा गई है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि संजय झा को अपनी कुर्सी बचानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा, वो अपना पद बचाए ना, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ कितना विरोध है। नीतीश जी को फंसा दिए, यही लोग है ना फंसाने वाला। नीतीश जी को राज्यसभा भेजने वाला यही लोग है ना, यही लोग ना अमित शाह का टीटीएम करता है, चेला सब है। आप सड़कों। गौरतलब है कि संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में तेजस्वी के इन आरोपों ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उनका ये बयान संजय झा के उस हमले के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने आरजेडी के राजभवन मार्च पर कहा था कि तेजस्वी यादव ने पार्टी बचाने के लिए ये मार्च किया है। मैं तो पहले भी बोला कि वो नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो इशू सेटल्ड हो गया। अब तेजस्वी के इस पलटवार पर संजय झा का क्या जवाब आता है और नीतीश कुमार इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना होगा। तेजस्वी यादव के दावे ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। इस बीच एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली टीम में कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े शिक्षाविदों की मौजूदगी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और एनएसयूआई का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक दखल बढ़ाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एनसीईआरटी की नई राजनीतिक विज्ञान की किताबों को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली टीम में ऐसे शिक्षाविदों को शामिल किया गया है जिनका आरएसएस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बताया जा रहा है। नई टीम में यदुनाथ देशपांडे, प्रशांत दिवेकर,
वंदना मिश्रा और रवि रमेश चंद्र शुक्ला समेत कई सदस्य शामिल हैं और इन्हीं सदस्यों की मौजूदगी अब विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल एनसीईआरटी का कहना है कि नई टीम का मकसद किताबों में भारतीय सांस्कृतिक जुड़ाव, भारतीय ज्ञान प्रणालियों और समावेशिता को शामिल करना है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि विचारधारा से जोड़कर देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और अब राजनीतिक विज्ञान की किताबों में इसी सोच को जगह देने की तैयारी है। इसी मुद्दे पर एनएसयूआई ने भी मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने एक्स पर पोस्ट किया, देश के छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़े सब्जेक्ट्स की किताबें तैयार करने वाली एनसीईआरटी की समिति में आरएसएस से जुड़े सदस्यों की मौजूदगी बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। शिक्षा व्यवस्था को वैचारिक प्रयोगशाला बनाने वाली कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। एनएसयूआई देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की आवाज को दबने नहीं देगी। शिक्षा में संघ की दखलंदाजी के खिलाफ और छात्र हित की रक्षा के लिए एनएसयूआई हर कैंपस में मजबूती से आवाज उठाएगी। बताते इस टीम को 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक इस साल नवंबर तक और 12वीं कक्षा की पुस्तक अगले साल जुलाई तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इन दिनों मोदी ब्रिगेड खासी परेशान है। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें समीकरण वोटों के एकदम से बदलने वाले हैं, क्योंकि वोटर अब दूसरी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी तरह के नए तरह के वोटर्स अब सामने आएंगे। एक तरफ तो जैन जी ने अपना पूरा ही जोश लगा रखा है, दूसरी तरफ से जैन अल्फा भी आ गए हैं। अब न जाने क्या क्या आएंगे। पहले तो यहाँ पर 10 किलो अनाज और 10,000 रुपये से भी काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि इनको आखिर कैसे सेट किया जाए, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। अब इन सच्चों का मुकाबला पहली बार झूठों से होना जा रहा है। तो देखिए आने वाले दिनों में नतीजा क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।